नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ इंदौर से आशीष दत्त पांडे मौजूद हैं, जो प्रेरणा बाल निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और साथ में मौजूद है खुशी चौधरी, जो प्रेरणा बाल निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल की 12th PCM की स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। नमस्कार। चलिए, सबसे पहला सवाल मेरा आशीष दत्त जी आपसे ही है। आप अपने सबसे पहले तो ये जो आपका स्कूल है उसके बारे में हमें बताइए, और आपके स्कूल में मैथ स्ट्रीम की अगर बात की जाए तो कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी समझना चाहेंगे। प्रेरणा बाल निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर जिले के राऊ ब्लॉक में स्थित है और इस स्कूल की स्थापना जो है सन 1997 में श्रीमती प्रभाजी दुबे मैडम द्वारा की गई थी। और इस स्कूल की स्थापना करने के पीछे जो उनका सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनको काफ़ी कम रियायत के साथ स्कूल के अंदर शिक्षा दी जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज भी हम लोग उस चीज़ का पालन करते चले आ रहे हैं। और एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन नाम की जो किताब है उसने मध्य प्रदेश के अंदर सबसे कम शिक्षण शुल्क के अंदर शिक्षा दी जाने वाली स्कूल को चुना है, और उसके अंदर मध्य प्रदेश में एकमात्र स्कूल हमारा है जिसको उन्होंने प्रथम पुरस्कार दिया हुआ। तो ये जो नाम प्रेरणा उन्होंने स्कूल के लिए रखा था, इस प्रेरणा स्कूल से हमको अभी ये शिक्षा मिल रही है कि जितने भी बच्चों से रिलेटेड, बच्चों से संबंधित जितने भी कार्य हम कर सकते हैं, जैसे कि उनको शिक्षण देना, उनको कैरियर को लेकर के उनको गाइडेंस देना और उनके भविष्य की नींव को मजबूत करना, जिससे कि वे एक जिम्मेदार नागरिक भारत के बन सकें। बिल्कुल। चलिए, खुशी हमारे साथ जुड़ी हैं, स्टूडेंट हैं, 12th PCM की स्टूडेंट हैं। खुशी, आपसे समझेंगे कि एग्जाम की तैयारी आप कैसे करती हैं, क्या लक्ष्य रखा है आपने, पहले तो ये बताइए। मैं अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी प्रॉपर टाइम टेबल के साथ करती हूँ। सभी विषयों को बराबर समय देती हूँ। जिस विषय में मुझे कठिनाई होती है उस विषय पे मैं विशेष ध्यान देती हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ उसमें समझ नहीं आता है तो मैं अपने शिक्षकों से पूछती हूँ। बिल्कुल, तो खुशी जिस प्रकार से बता रही है कि वो सभी सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देती हैं और जो कुछ समझ नहीं आता है वो अपने शिक्षकों से पूछती हैं। आशीष दत्त जी, आपसे समझेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह जो योगदान दे रहा है वो किस प्रकार से आप उन्हें देखते हैं। देखिए, जब से मैं इस शिक्षण के क्षेत्र में जुड़ा हूँ तब से बंसल समूह जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे बंसल समूह की लगती है कि 12वीं के बाद जब बच्चे कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो यहाँ की जो पॉलिसी है कि परसेंटेज बेस पर वो काफ़ी हद तक बच्चों को इतनी ज़्यादा रियायत देते हैं कि करीब करीब उनका जो कॉलेज की शिक्षण होता है वो करीब करीब फ्री हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि जो बस की फीस उन लोगों की रहती है बंसल ग्रुप की, वो 0 रहती है। तो एक सबसे बड़ा बोझ जो पेरेंट्स के पास रहता है, उन बच्चों के पास जो गरीब वर्ग के हैं, जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो आसानी से फीस को वहन कर लेते हैं और आगे चल करके एक अच्छा रिजल्ट कॉलेज के लिए देते हैं। प्रिंटेड नोट्स के रूप में कॉलेज में अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा कि सभी कॉलेज में प्रिंटेड नोट्स जो हैं बच्चों को दिए जाते हों, लेकिन यहाँ पर मेरे स्कूल के जब बच्चे एडमिशन्स लेते हैं और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि वहाँ क्या माहौल है, किस प्रकार का, तो वो बड़े खुश होकर के मुझे बताते हैं कि सर वहाँ तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग हमारे स्कूल के टीचर के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और ये सराहनीय पहल है इसकी। और अटेंडेंस को लेकर के बहुत अच्छा मुझे ये चीज़ लगती है कि जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो वो ये सोच के जाता है कि हम लोग कॉलेज में आ गए, लेकिन वहाँ पर जब बच्चा जाता है
तो वहाँ का ऐसा माहौल है, ऐसा स्ट्रिक्ट माहौल है कि बच्चों का ऐसा एहसास जरा भी नहीं होता है कि बच्चे जो हैं वो किसी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये काफ़ी सराहनीय पहल है और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए सभी बच्चों को जो वहाँ पर पढ़ते हैं उनको एक प्रकार का ऐसा माहौल मिले जिससे कि वो और इस तरीके से आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। हम ये जो पहल है उसको आगे भी बरकरार रखने का प्रयास ज़रूर करेंगे। हमारे साथ खुशी जुड़ी हुई हैं। खुशी, आप क्योंकि पीसीएम की स्टूडेंट हैं तो आप टेक्निकल एजुकेशन को बहुत अच्छे से समझती होंगी। अब अगर बात टेक्निकल एजुकेशन में बंसल समूह के योगदान की जाए तो आप किन नीतियों को पसंद करती हैं? रिसेंटली हमारे स्कूल से हमें बंसल कॉलेज विजिट कराया गया। मैंने वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। वहाँ पर एक पॉइंट ये है कि जो विद्यार्थी क्लास 12th में 85% या उससे अधिक प्राप्त करते हैं उन स्टूडेंट्स को बंसल कॉलेज स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ साथ वहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है स्टूडेंट्स को, जो उनके प्लेसमेंट में उनकी बेहद हेल्प करती है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ आशीष जी जुड़े हुए हैं बंसल समूह के द्वारा। आशीष जी, टेक्निकल एजुकेशन जिस प्रकार से खुशी भी बता रही हैं, उनने भी जो बंसल का कॉलेज है उसे विजिट किया था। तो आप जो टेक्निकल एजुकेशन है हर वर्ग के क्षेत्रों में उपलब्ध हो सके, इसके लिए और क्या कदम उठा सकते हैं, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक टेक्निकल एजुकेशन का सवाल है, यदि हम सबसे पहले उसके महत्व की ओर देखते हैं तो टेक्निकल एजुकेशन का सबसे बड़ा महत्व है कि वो मानव संसाधन का जो विकास करती है। यदि मानव संसाधन का विकास होता है तो निश्चित तौर पर उनकी दैनिक दिनचर्या पर इसका प्रभाव पड़ता है, और दैनिक दिनचर्या पर यदि उसका असर पड़ता है तो उनकी लाइफस्टाइल जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती है। और लाइफस्टाइल यदि उनकी चेंज होती है तो उससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी काफी कुछ सीखती हैं। बिल्कुल। समय बचता है। टेक्निकल चीज़ों को यदि हम अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं तो निश्चित तौर पर उससे हमारा समय बचता है, और यदि समय बचता है तो उसी समय को हम किसी और दूसरे सकारात्मक कार्यों के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो जो टेक्निकल एजुकेशन को लेकर बंसल समूह द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, उसके बढ़ावे को लेकर के जो प्रयास किया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। यदि सुझाव की आप बात करते हैं तो सुझाव में इसमें हम ये दे सकते हैं कि यदि प्रयास किए जाएँ तो ये जो टेक्निकल एजुकेशन है इसको इतना आसान बना दिया जाए कि समाज का हर वर्ग जो है इसको आसानी से ले सके, क्योंकि अभी तक ऐसा देखने में आया है कि ये थोड़ी सी महंगी पड़ती है। यदि पहल की जाए और अगर थोड़ी सी ये सस्ती होती है तो निश्चित तौर पर समाज का हर वर्ग जो है वो इसको प्राप्त कर लेगा, और प्राप्त करने के बाद ये जो शिक्षा की टेक्निकल एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है आज के समय में हमारे समाज के अंदर, निश्चित तौर पे सभी बच्चे जो है टेक्निकली साउंड हो जाएंगे और एक अच्छे भारत का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जो भी आपने सुझाव दिए हैं निश्चित रूप से हम उनको अमल में लाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। खुशी, आपसे समझ लेती हूँ, डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं बहुत से बच्चे, जब खास तौर पर जब 11-12 की एज में आते हैं बच्चे तो बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। आप उस एज ग्रुप से बिलोंग करती है, इसलिए आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ कारण होते हैं उन डिस्ट्रैक्शंस के। यस मैम, इस एज में डिस्ट्रैक्शन होता है। हम अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, पर हमें अपने आने वाले फ्यूचर के लिए डिसाइड करना है कि हमें किस फील्ड में जाना है और आगे चल के क्या करना है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात देखी जाए तो करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। खुशी, आप क्या बनना चाहती हैं फ्यूचर में? मुझे आगे चलकर एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है। चलिए, खास बात यह है कि खुशी को किसी प्रकार का करियर को लेकर डिस्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि उन्होंने सोच लिया है कि उनको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है। तो आपको ही बता दूं कि ये एयरप्लेन और इन सब की जो स्टडीज़ होती हैं इंजीनियरिंग, उसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। सर, आपसे समझ लेते हैं, आपने सबसे पहले जो प्रारंभ किया था अपना सेंटेंस, उसमें आपने एक बात कही थी कि आप लोग फीमेल एजुकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग रहते हैं। कितनी अहमियत समझते हैं आप फीमेल एजुकेशन की? जी, फीमेल के बारे में हम एक बहुत जग जाहिर तथ्य जो है प्रचलित है, यदि घर की या समाज की लड़की या महिला अगर शिक्षित है
तो वो केवल एक घर के अंदर रोशनी या एक घर के अंदर शिक्षा का प्रचार या प्रसार नहीं करती है, वो 2 घरों का में शिक्षा का प्रसार या प्रचार करती है। तो निश्चित तौर पर ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि यदि इस प्रकार की प्रतिभाएं समाज के अंदर हैं लड़कियों के नाम पर या महिलाओं के नाम पर, तो निश्चित तौर पे एज अ जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें निश्चित तौर पर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो देखा जाए तो फीमेल एजुकेशन और एक औरत शिक्षित हो, इस बात को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस प्रकार से सर बता रहे हैं कि देनी चाहिए। और जब औरत शिक्षित होती है तो वो 2 परिवारों को और 2 पीढ़ियों को शिक्षित करती है। चलिए खुशी, आपसे समझ लेते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच आप कैसे मैनेजमेंट रखती हैं? शिक्षा के साथ साथ हमें योग और मेडिटेशन करना चाहिए। योगा से हमारी फिटनेस बनी रहती है और मेडिटेशन हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हमें योगा और मेडिटेशन शिक्षा के साथ साथ दोनों ही चीज़ें करनी चाहिए। ओके, आपको लगता है मेडिटेशन के बाद आपका जो पढ़ाई में कंसंट्रेशन है, वो जो लेवल है उसका वो बढ़ जाता है? यस मैम, उससे पॉजिटिविटी मिलती है और कुछ नए काम करने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता है कि हमें करना है कुछ। बिल्कुल, तो देखा जाए खुशी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मेडिटेशन से पॉजिटिविटी मिलती है और जब पॉजिटिविटी इंसान के अंदर होती है तो पढ़ाई में बेहतर तरह से मन लगता है। आशीष दत्त जी, आपके पास आना चाहूँगी। आप स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैम कैरियर काउंसलिंग का जो सही समय होता है वो होता है क्लास 9 से। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 8वीं तक हम ऐसा मान के चलते हैं कि बच्चे जो हैं इतने सेंट्रलाइज्ड, इतने फोकस्ड नहीं होते हैं। कुछ बच्चों क्या, अगर आप सवाल देखें तो बात अलग है, अदरवाइज ऑन एन एवरेज व्हेन वी टॉक तो अधिकतर बच्चे जो हैं वो फोकस्ड नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे स्कूल में ये करते हैं कि जब बच्चा 9th क्लास में आता है, उनकी 3 काउंसलिंग जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा करवाते हैं, जिससे कि वो एक जगह फोकस्ड हो जाए और उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ, आगे जीवन में हमें क्या करना है, इसको लेकर के अब हमें सोचना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जब 10th क्लास के अंदर वो प्रवेश लेते हैं तो सितंबर अगस्त माह में हम लोगों का पहला क्वार्टरली एग्जाम होता है। उस एग्जाम की पीटीएम में हम पेरेंट्स से ये बात करते हैं और उनको एक सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म देते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म, जिससे कि जब बच्चा 10th में रहता है तो वो एक विचार अपने मन में लेकर के आता है कि हाँ, यदि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे बायो लेना है, यदि मुझे इंजीनियरिंग करना है तो मुझे मैथ्स लेना है, यदि मुझे सीए बनना है तो मुझे कॉमर्स लेना है। तो काफ़ी हद तक 10th में आकर के बच्चा, ये मान के चलिए आप 90% के आसपास बच्चा सेंट्रलाइज हो जाता है। और सितंबर अक्टूबर माह के अंदर जब वो सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म भर के हमको देता है तो अभी भी उसके पास तकरीबन ये मान के चले आप 4 से 5 महीने का समय रहता है। यदि थोड़ा बहुत भी हमको ऐसा लगता है कि नहीं, वो जो सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म भर के इसने हमको दिया है उसमें यदि इसने मैथमेटिक्स लिखा है और कुछ ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पा रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर हम एक्सपर्ट्स जो रहते हैं उनको स्कूल में बुलवा करके उनके पेरेंट्स के सामने बैठा करके फिर हम लोग कम्युनिकेट उनसे करते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि कहाँ वो पीछे छूट रहा है। और अगर वो चीज़ दूर करने जैसी होती है तो बिल्कुल उसको दूर किया जाता है, पेरेंट्स के साथ मिल करके, हमारे टीचर्स के द्वारा उसको बैठा करके दूर किया जाता है। और यदि लगता है कि नहीं, तो फिर उस पेरेंट्स को सजा दी जाती है कि भाई आप इसका सब्जेक्ट जो है दूसरा कोई सा आप ले लें, और इसके अंदर भी बहुत सारे विकल्प हैं। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात जो सर ने बताई वो ये कि वो लोग 9th से काउंसलिंग करना शुरू करते हैं और 11th आते आते तक काउंसलिंग करते हैं ताकि जो बच्चे का लक्ष्य है वो सही ढंग से निर्धारित हो सके। खुशी, लक्ष्य की जब बात हो रही है, आपसे एक बात समझ लेती हूँ। आपने बताया कि आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहती हैं, इसी क्षेत्र में अपना जो करियर है वो सुनिश्चित करना चाहती हैं, तो अब उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? मैम, रिसेंटली मैंने जेईई की एग्ज़ाम दी है और आने वाले फेसेस के लिए भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसके थ्रू मुझे ऐसा कॉलेज मिलेगा जिसमें मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकूँ, क्योंकि मुझे एयरक्राफ्ट्स की मॉडलिंग और डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इस फील्ड को चूज़ कर रही हूँ। ओके, तो एयरक्राफ्ट की मॉडलिंग और डिज़ाइनिंग में खुशी को इंटरेस्ट है, इसलिए वो ये फील्ड चूज़ करी है। क्या लगता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उससे आपको हेल्प तो मिलती है, लेकिन कैसे आप उसके एडवांटेजेस को देखती हैं?
मैम, एक सुटेबल टाइम होता है कि हमें अपना टाइम कैसे यूज़ करना है। टाइम वेस्ट करने के बजाय यूज़ करें। मैम, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे नॉलेज गेन कर सकते हैं, और कुछ ऐसा होता है जिससे टाइम वेस्ट भी होता है। तो हमेशा उस चीज़ों पे ध्यान देना है जिससे अपन कुछ एजुकेशन ले सकें। बिल्कुल। तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये खुशी अपने हम उम्र के लोगों को भी एक संदेश दे रही हैं कि उस चीज़ पर ध्यान दें जिससे हम एजुकेशन ले सकें और डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल ना हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर। आशीष दत्त जी, आपसे एक बात समझना चाहूँगी, सब पढ़ें और सब बढ़ें के बंसल समूह का जो उद्देश्य है उसको हर विद्यार्थी तक पहुँचाने के लिए और क्या करना चाहिए? सब पढ़े सब बढ़े, ये जो नारा है मैम, इसको यदि हमें वाकई में सब बच्चों तक पहुंचाना है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले हमें उन पर फोकस करना चाहिए और उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अभी भी हम ये देखते हैं कि ठीक है, हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि लड़कियां या महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर क्षेत्र में चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गर्ल्स को जो शिक्षा मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रही है। तो थोड़ा सा प्रयास अगर इसके लिए और हमारे समाज के जिम्मेदारों के द्वारा की जाए, क्योंकि शिक्षक और शिक्षिकाएं जो स्कूल के हैं वो तो ये चीज़ कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरे भी जो वर्ग हैं वो भी इसके अंदर प्रयास करें। और अंडर प्रिविलेज्ड ऐसे लोग जो पूरी तरीके से सुख सुविधाओं से वंचित हैं, उनको भी ये चीज़ें पहुंचाई जाएं, क्योंकि उनके लिए सवेरे उठते से ही केवल रोजी रोटी कमाना, 2 वक्त के खाना जुटाना, यहीं तक उनका जीवन सीमित रहता है। लेकिन हम एनजीओ की मदद से, किसी की भी मदद से उनको इस चीज़ को लेकर के सजग बनाएं, अवेयर बनाएं कि नहीं, यदि आप लोग पढ़ते हैं तो आपके जीवन में इसका बहुत महत्व है। एटलीस्ट आप अपना नाम लिखना सीख जाएं, जो पढ़ा है आप उसको पढ़ना सीख जाएं, तो इससे आगे चल करके हम काफ़ी हद तक ये जो सब पढ़ें सब बढ़ें, इसको लेकर के हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकते हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात जो आशीष जी बता रहे हैं वो ये कि जो क्षेत्र अभी शिक्षा से वंचित रह गया है उस क्षेत्र में हमें शिक्षा पहुंचानी है, तभी सब पढ़ें और सब बढ़े का जो नारा है वो साक्षात होता हुआ दिखाई देगा हमें। खुशी, आपसे समझ लेना चाहूँगी, आप पढ़ाई तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा बात की जाए तो आपकी क्या हॉबीज़ है, किन चीज़ में आपको इंटरेस्ट है? मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। मैं एक नेटबॉल प्लेयर हूँ। मैं फ्री टाइम में बुक्स पढ़ती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ और अपने गेम्स खेलती रहती हूँ। ओके, नेटबॉल प्लेयर हैं आप बता रही हैं, तो कैसे आप पढ़ाई को और अपने गेम को मेंटेन करती हैं? मैम, मैंने एक टाइम सेट करके रखा है कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है तो 1 घंटे 2 घंटे खेलना भी है। तो क्या लगता है आपको, जो आपका गेम है वो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके हेल्प करेगा? यस मैम। चलिए ठीक है। आशीष दत्त जी, आपसे समझ लेते हैं, विद्यार्थी जिस प्रकार से खुशी हैं, जो कि एक प्लेयर भी हैं और पढ़ाई में भी बेहतर कर रही हैं और करके दिखा रही हैं, उनका परिवार भी उन पर गर्व महसूस कर रहा है, तो आपसे समझते हैं चहुमुखी विकास जिसको कहते हैं विद्यार्थियों के लिए कितना आवश्यक है? चहुमुखी विकास, या हम बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मैम ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चों का फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली 3 प्रकार से होता है। फिजिकली डेवलपमेंट की यदि हम बात करते हैं, शारीरिक विकास की यदि हम बात करते हैं, तो उसके लिए जहाँ तक स्पोर्ट्स का सवाल है वो सुविधाएं स्कूलों में दी जाती हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए मॉर्निंग में असेंबली होती है, समय समय पर शिक्षकों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा बच्चों को ये बताया जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। दिमाग का जहाँ तक सवाल है या मेंटल डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए विद्यालयों में, या मैं मेरे विद्यालय की बात करूँ तो समय समय पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिताएं, क्विज कॉम्पिटिशन्स, यूसी मास, अबैकस, ऐसी बहुत सारी क्लासेस का हम लोग यूज़ करते हैं जिससे कि बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट हो सके। फिजिकल डेवलपमेंट ग्राउंड के अंदर हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो करवाते हैं, और जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है वो क्लासरूम में टीचर्स डेवलप करवाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये मैं कह सकता हूँ कि जिस
क्षेत्र के बच्चे मेरे वहाँ पढ़ने आते हैं, मेरे विद्यालय में प्रेरणा बाल निकेतन के अंदर, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हमारा मुख्य लक्ष्य होता है और उसमें हम 100% सक्सेस होते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरह से आपने समझाया है सर चहुमुखी विकास को कि फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, इसी के साथ स्पिरिचुअली भी व्यक्ति और बच्चा जो है खास तौर पर वो डेवलप होना चाहिए। खुशी, आप अपने एज ग्रुप के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं अपनी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले भी बोर्ड एग्जाम्स आने वाली हैं, तो उसके लिए हैंड रिटन नोट्स से पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें और जो चीज़ नहीं आ रही है वो अपने टीचर से पूछें कि हमें ये नहीं आ रहा है, इसके बारे में आप हमें बताएं। और कभी भी जी बिल्कुल, डरना नहीं है, पेशेंस से काम लेना है और कभी भी पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। खुशी ने एक बहुत अच्छा संदेश अपने हमउम्र के लोगों को दिया है और सबसे खास बात यह है कि किसी दूसरे के नोट्स ना पढ़ें, खुद से नोट्स बनाएं और खुद से जब अपने प्रिपेयर किए हुए नोट्स बच्चा पढ़ता है तो वो बेहतर प्रदर्शन कर पाता है एग्जाम में। चलिए अंत में आशीष जी आपसे समझ लेते हैं, आपको के ऊपर दायित्व ज़्यादा और जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपको संदेश ना केवल बच्चों को देना है बल्कि उनके पेरेंट्स को भी देना है। बच्चे और पेरेंट्स को संदेश देने का जहाँ तक सवाल है मैम, अभी आज फिलहाल की तारीख में वापस से कोविड जो महामारी है उसने वापस से अपने पैर पसार लिए हैं। तो बच्चों के लिए मेरा संदेश है कि निश्चित तौर पे घर से जब भी बाहर वो निकलते हैं फेस मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और इनफैक्ट घर के अंदर भी वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ था इसके पहले इसने निश्चित तौर पे बच्चों को दो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सिखा दी हैं और वो दो चीज़ों में सबसे पहले आती है मिलजुल कर रहना। ये एक सपना था जैसे हो गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मिलजुल कर रहना ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो डेवलप हुई है बच्चों के अंदर। और दूसरी है टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरीके से करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको जूम पर मीटिंग अटेंड करना या क्लाउड पर मीटिंग अटेंड करना पता नहीं था। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ और मिलजुल करके रहना, ये दो मूल्यों का विकास बच्चों में हुआ है। तो मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो दो मूल्य आपके अंदर अनजाने रूप से डेवलप हुए हैं, आप इसको आसानी से अब जाने ना दें, क्योंकि ये चीज़ आगे चल करके जब हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में एंट्री करते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए निश्चित तौर पे वहाँ पर काम आती है। और पेरेंट्स से भी मेरा ये निवेदन है कि ये जो दो मूल्य बच्चों के वो देख रहे हैं वो इनके अंदर अपने हर संभव प्रयास करें जिससे कि ये दो मूल्य जो है उनके वो डेवलप हो सके और एक वो निश्चित तौर पर मजबूत भारत का निर्माण करने में अपना सहयोग जो है पूरी तरीके से प्रदान कर सके। बिल्कुल, तो जब इंडिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है ऐसे दौर में टेक्नोलॉजी का सही ढंग से इस्तेमाल करना बेहद आवश्यक है। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।